हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप पटेल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यह कितनी होती हैं, इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी जीव जन्म से मृत्यु तक उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण उनमें जो चेंजेस हैं उनको हमने कुछ ग्रुपों में बांटा हुआ है और उन्हीं पीरियड्स को या कालखंडों को कहते हैं अवस्थाएं। तो ये विकास के बीच में कई अवस्थाएं आती हैं, कई पड़ाव आती हैं, इसलिए इनको कहते हैं विकास की अवस्थाएं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग तरीके से बताया है। इनकी संख्या भी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन हमने उन्हीं अवस्थाओं को लिया है जो सर्वसम्मति से मान्य है। विकास की पहली अवस्था में हम ले रहे हैं सबसे पहले गर्भकालीन अवस्था, इसको बोलते हैं पैरेंटल पीरियड। और जो दूसरी अवस्था है उसको बोलते हैं हम शैशव अवस्था। तो ये शैशव अवस्था, इसको बोलते हैं इन्फेंट। प्रकार तीसरी अवस्था है बचपन अवस्था और इसको बोलते हैं बॉयहुड। इसको बोलते हैं बाल्य अवस्था या इसको बोला जाता है चाइल्डहुड। बाल्यावस्था के बाद आती है किशोर अवस्था और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेज होती है। और इसके बाद में आती है प्रौढ़ अवस्था, जिसको बोलते हैं एडल्टहुड बोलते हैं। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट स्टेज है, लेकिन ये एजुकेशन के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। और हमारे जीवन की सबसे अंतिम जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, उसको बोलते हैं वृद्धावस्था या ओल्ड एज। तो इस तरीके से आपकी 7 स्टेजों में आपके जन्म से मृत्यु तक को डिवाइड किया गया है। अब हम इन स्टेजों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं गर्भकालीन अवस्था, और ये अवस्था जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इसका जो समय है अपन उसको देखेंगे। इसका समय होता है 0 से लेकर के यह 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह तक यह अवस्था चलती है। इस अवस्था में इसको डिवाइड किया गया है सुविधा के हिसाब से, 3 भागों में डिवाइड किया गया है या 3 छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो जो पहली है इसमें यह है आपकी बीज अवस्था या जर्मिनल पीरियड भी इसको बोलते हैं। इसमें माँ के गर्भ में एक सेल के रूप में बालक जो है वो रहता है और माँ के गर्भाशय से वह अटैच नहीं होता है और यह डिवाइड होता जाता है कंटिन्यू, 1 सेल से 2 और 2 सेल से 3। इस तरीके से यह लगातार 1 सेल होती है स्टार्टिंग में और फिर यह इससे डिवाइड होकर के 2 सेलों में डिवाइड हो जाता है। फिर ये दोनों डिवाइड होती हैं और इस तरीके से 4 सेल बन जाती हैं। यह कंप्लीट होते होते यह एक गोल बन जाता है और इसमें बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है। इसको ब्लास्टूला भी कहते हैं और यह 2 सप्ताह में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यह माँ के गर्भाशय से अटैच हो जाता है और फिर यह अपना आहार जो है वो माँ से प्राप्त करने लगता है। तो इस अवस्था की विशेषता है कि इसमें बहुत ही तीव्र गति से होता है और यह खुद से ही भोजन लेता है, माँ से भोजन नहीं लेता। और 2 सप्ताह बाद हमारी एक नई स्टेज स्टार्ट होती है और इसको बोलते हैं भ्रूण अवस्था। एम्ब्रॉयनिक पीरियड भी इसको कहते हैं। इस स्टेज में जो बीज अवस्था से है, जो माँ से जो भ्रूण अटैच हो जाता है, छोटा सा ब्लास्टूला अटैच हो जाता है, वह अब धीरे धीरे एक मछली जैसा यानी कि इंसानी आकार में कन्वर्ट होता है और यह मछली जैसा हो जाता है। यानी यहाँ पर गोला गोल होता है अगर, तो यहाँ पर उसकी आकृति कुछ ऐसी हल्की लंबी सी हो जाती है, इस तरीके की। इस अवस्था की विशेषता ये बहुत तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट होता है और यह माँ से अटैच हो जाता है और यह आहार लेना शुरू कर देता है। एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है यह सिर्फ 2 सप्ताह से चलती है, बहुत कम समय के लिए, और ये 2 माह तक, 2 मंथ
सिर्फ 2 माह तक यह स्टेज चलती है और 2 माह के बाद अब यह नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है। और भ्रूण अवस्था के अंत से स्टार्ट होती है, जैसे ही वो ख़त्म होती है एक नई अवस्था आती है जिसको बोलते हैं गर्भावस्था। और यह गर्भावस्था फोटस पीरियड भी इसको बोलते हैं। और इसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है कि इसमें जो आकार है बच्चे जैसा हो जाता है। और इस अवस्था में धीरे धीरे बालक के सारे बॉडी पार्ट डेवलप हो जाते हैं, हाथ पैर सिर आँख नाक। और इसमें उसकी मसल्स भी काम करने लगती हैं, साथ ही साथ उसका हार्ट भी काम करने लगता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें बच्चा जो है उसमें एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, उसमें क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और यह 3 माह यानी 3rd मंथ, तीसरे माह से ये चलती है और जन्म तक, जब तक जन्म नहीं हो जाता है तब तक इस स्टेज को माना जाता है। जैसे जन्म होता है उसके बाद ये स्टेज खत्म हो। और अब हम अगली स्टेज की बात करेंगे जो कि जन्म के बाद से, यानी कि हम माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं और हमारी जो पहली स्टेज है अब वो स्टार्ट होती है। और इस स्टेज को हम कहते हैं शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था जो होती है इसको इन्फेंस भी कहते हैं। इस स्टेज की बात अगर हम करें तो यह शुरू हो जाती है जन्म से और सिर्फ 15 डेज यानी 15 दिन ही चलती है। इस अवस्था में जो है अपन देखेंगे कि इसमें जो बालक है उसकी सारे सेंस ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाते हैं और वह बहुत अच्छे अपने अंगों पर जो उसकी कमांड है वो बहुत बढ़िया नहीं रहती है। वो बहुत ज़्यादा अलग पलट नहीं पाता है, उसमें इमोशंस और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। वह सिर्फ रो कर के जानता है, एक ही चीज़ होती है उसके पास में। इस स्टेज को कहते हैं समायोजन की अवस्था भी कहते हैं और पराश्रितता की अवस्था भी कहते हैं। यह इसमें बालक गर्भ से आने के बाद वह एडजस्टमेंट करता है अपने इन्वायरमेंट से। तो इसकी पहली विशेषता है समायोजन। तो सबसे पहले तो इसमें है ताप। जब वह माँ के गर्भ में होता है तो उसका 36 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर पे रहता है और बाहर जो वातावरण में आता है उसका टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसी वजह से उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। फिर दूसरी चीज़ है वो है प्रकाश। जो लाइट होती है वो भी बालक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि बालक अंधेरे में होता है और जब वो गर्भ से बाहर आता है तो तेज़ रोशनी से उसको संपर्क करना होता है, संघर्ष करना होता है और उसमें उसकी आँखें एडजस्ट करना सीखती हैं। तो यहाँ पे सारी जो एडजस्टमेंट है फिजियोलॉजिकली ही है। इसके साथ में वह ध्वनि साउंड से भी जो है वो बालक एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें बालक पूर्ण रूप से अपने पेरेंट्स पर, स्पेशली माँ पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होता है। वह शारीरिक सुरक्षा, भूख प्यास और जो मैंने अभी 3 फिजियोलॉजिकल वो मतलब कंडीशंस बताई हैं, साउंड है, लाइट है और इस तरीके की चीज़ों से वह पूर्ण रूप से डिपेंड होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वह जो है उसको पूरा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट की अवस्था। शैशव अवस्था इन्फेंस के जाते ही एक नई स्टेज आती है, अवस्था आती है जिसको बोलते हैं अपन बचपन अवस्था। और ये बचपन अवस्था जो है वो बहुत ही कैसी होती है, इम्पोर्टेंट होती है। और बचपन अवस्था की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। सबसे पहले अपन देख लेंगे इसमें कि ये अवस्था जो है वो कितने से कितने समय तक चलती है। तो ये जो है 15 दिन से, क्योंकि शैशव के बाद स्टार्ट होती है इसलिए 15 दिन से यह 2 साल तक चलती है। तो ये चलती है कितनी, 15 डेज से लेकर के और 2 ईयर, 2 साल तक यह अवस्था कंटिन्यू चलती है। और इस अवस्था में
की जो विशेषता है, पहली विशेषता वो ये है कि यह अनुकरण करता है। इमिटेशन का गुण पाया जाता है, अनुकरण। अनुकरण का गुण पाया जाता है, वह हर चीज की नकल करता है और वह उसी से भाषा, कार्य, यानी उसको अपन कहते हैं व्यवहार, क्रिया है, कार्य है, व्यवहार है, इन चीजों को वह लगातार सीखता है। तो पहली विशेषता है कि इस अवस्था में बालक बहुत ज़्यादा नकलची होता है और अनुकरण करता रहता है, कॉपी करता है, कॉपिंग की उसमें एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसकी दूसरी विशेषता है कि यह सेल्फ सेंटर्ड होता है। और सेल्फ सेंटर्ड से मतलब है कि बालक हर चीज़ को अपने तक सीमित रखता है, सारी चीज़ों को वह अपनी समझता है। आप देखेंगे छोटे बच्चे की अगर आप में कोई गुड़िया डॉल वगैरह आप छीनेंगे तो वह तुरंत रोएगा और क्रोध भी व्यक्त करेगा। इस तरीके से आप समझ जाएंगे वो हर चीज़ को अपनी मानता है। अगर आप बोलेंगे हम आपके पेरेंट्स को ले जाएंगे, आपकी घर की किसी चीज़ को ले जाएंगे या छोटे बड़े भाई बहन को ले जाने की बात करेंगे तो वह तुरंत अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। इस तरह से वह टोटल सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें जो बचपन अवस्था है, बॉयहुड, इसमें बालक नैतिक नहीं होता, उसमें कोई मोरलिटीज़ नहीं पाई जाती है। वह बिना कपड़ों के नंगा पंगा घूमता रहता है और वह बड़ों से जो शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसमें अनुकरण की क्षमता होती है, इमिटेशन, कॉपी करता है, तो वह गलत तरीके से भी कई बार संबोधन करता है या कई बार तो वह गाली गलौज भी करने लगता है, पर उसे इस तरीके से उसमें नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता। बालक में एक और विशेषता है कि इसमें संवेग का गुण पाया जाता है। तो इसमें जो प्रमुख संवेग हैं वो इस प्रकार से हैं। तो जो इसमें संवेगों का विकास है, इसमें 3 तरह के संवेग आ जाती हैं लगभग, या थोड़े बहुत और हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पहला जो संवेग है उसमें आ जाता है, उसमें क्रोध का उदय हो जाता है, यानी यह संवेग प्रमुखता से आता है, उसमें क्रोध करने लगता है। दूसरा संवेग जो है उसमें वह होता है हैप्पी, वह अपनी खुशी को भी प्रदर्शित करता है। और तीसरा संवेग है, और ये संवेग है कि वह बीपिंग यानी सैडनेस को भी दर्शाता है, कि वह कई बार उदास होता है और दुख को भी व्यक्त करता है। इस तरीके से उसमें इमोशंस जो हैं, 3 इमोशंस प्रमुख रूप से यह विकसित हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे एक नई अवस्था की, स्टेज की। बचपन अवस्था जैसे ख़त्म होती है उसके बाद में एक नई अवस्था स्टार्ट होती है और इसको कहते हैं हम बाल्य अवस्था। ये बाल्य अवस्था है और इस बाल्य अवस्था को कहते हैं चाइल्डहुड। और ये कितनी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपकी जो बुक है या पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सारी की सारी जो आपका एजुकेशन है वो सिर्फ इसी शब्द पर डिपेंड है, इसी पर बेस्ड है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, यानी बाल्यावस्था और विकास पर। तो हम इसको देखेंगे, इसका जो टाइम है कितने से कितने तक का होता है। तो यह 2 साल से जैसे ही ख़त्म होती है बचपन अवस्था, उसके बाद में स्टार्ट होती है, यानी कि यह 2 साल से शुरू होती है और यह चलती है आपकी करीब करीब 12 साल तक। तो बाल्य अवस्था को इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्य अवस्था या अर्ली चाइल्ड, और दूसरी है उत्तर बाल्य अवस्था या लेट चाइल्डहुड। तो इन दोनों जो उप अवस्थाएं हैं बाल्य अवस्था की, चाइल्डहुड की, इनकी कुछ विशेषताएं हैं अपनी, और ये विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इसकी पहली विशेषता जो है, इसको अनोखा काल भी बोला जाता है। बाल्य अवस्था को या चाइल्डहुड को बोला जाता है अनोखा काल। अनोखा काल इसको क्यों कहा जाता है? अनोखा काल बोलने का इसका एक कारण यह है कि इस अवस्था में बालक में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कभी बालक बहुत क्रुद्ध होता है, जैसे ही 2-3 साल में उसको आप 2 साल 3 साल बाद देखेंगे तो वो क्रोध हो जाएगा। विशेष तौर पर 7 साल से उसके परिवर्तन जो हैं वो बहुत तीव्र गति से होते हैं, यानी कि लेट चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा। 7 साल का बालक जो है वो थोड़ा सा उदास रहता है,
8 साल में वो फिर से उसमें परिवर्तन होगा और कुछ खुशमिजाज हो जाएगा, फिर वह तनावग्रस्त हो जाएगा। उसके सारे जो परिवर्तन हैं उसके मूड में, वह परिवर्तन बहुत तेज़ी से बदलते हैं, 6 महीने 8 महीने में बदलते रहते हैं। कभी वह कल्पनाओं में खोया रहेगा, कभी वह उत्साहित हो जाएगा। तो इस तरीके से इस काल में पेरेंट्स और उसके टीचर्स उसकी इस बात को समझ नहीं पाती कि अब उसमें किस तरीके का परिवर्तन आएगा, इसीलिए इसको अनोखा काल भी कहा जाता है। अगली विशेषता है खिलौनों का काल भी इसको बोला जाता है। और खिलौनों का काल कहने से मतलब यह है कि इस एज में जो बालक है वह अपने खिलौनों के साथ बहुत ज़्यादा उसका लगाव रहता है और हर वक्त खाना पीना और दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोड़ कर भी वह खेल में लगा रहता है। इस तरीके से इसको खिलौनों का काल या खेल का काल भी कहा जाता है। इस काल की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वह बालक जो है वो खुशमिजाज होते हुए भी उसमें एक जिद्दीपन आ जाता है। और जिद्दीपन जो है उसमें उसके आने का कारण होता है उसके बॉडी में तरह तरह के चेंजेस और वातावरण से मिलने वाली उसको जानकारियाँ जो हैं उसको थोड़ा सा जिद्दीपन में बदल देती हैं। तो इस काल में बालक जो है वह जिद्दी हो जाता है। इसमें बालक आत्म केंद्रित भी होता है, सेल्फ सेंटर्ड जिसको कहते हैं, बच्चा होता है और वह अपने आप में मस्त रहता है दूसरी चीज़ों की बजाय। वह दोस्तों अपने साथियों की बजाय वह अपने तक केंद्रित रहता है। लेकिन यह जो आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड वाली बात है, यह प्री यानी अर्ली चाइल्डहुड में ही पाई जाती है। लेट चाइल्डहुड में यह अवस्था धीरे धीरे कम होने लगती है। इस तरीके से बाल्यावस्थाएं चाइल्डहुड की विशेषता। तो अब हम बात करेंगे एक नई स्टेज की जो कि चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था के बाद आती है और वह होती है किशोर अवस्था। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको एक नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें चाइल्डहुड और एडोलेसेंस दोनों पर रहेगा। तो जो किशोर अवस्था होती है इसकी विशेषता यह है कि इसमें हम ये तनाव तूफान की स्टेज भी कहलाती है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि यह कब से कब शुरू होती है। तो किशोर अवस्था 13 वर्ष से स्टार्ट होती है और यह चलती है आपकी 21 वर्ष तक। 21 वर्ष के बाद हम एक नई स्टेज में एंटर कर जाते हैं और इसको हमने दो भागों में डिवाइड करके रखा है। जिस प्रकार इसके पहले की स्टेज थी चाइल्डहुड, उसको हमने अर्ली और लेट में डिवाइड किया था, इसी तरीके से इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड करके रखा है, अर्ली एडोलेसेंस और दूसरी है आपकी लेट एडोलेसेंस, या इसको बोलते हैं हम पूर्व किशोर अवस्था और इसको कहते हैं हम उत्तर किशोर अवस्था। इन दोनों की मिली जुली जो विशेषताएं हैं उनको हम थोड़ा सा एक नज़र देखेंगे। तो इसकी जो विशेषता है, पहली विशेषता वह है तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था। इसको कहा भी जाता है, इसका नाम भी पड़ता है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि किशोर अवस्था को तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था क्यों कहा जाता है। तो इसमें पूरे जीवन का जो है सबसे कठिन काल भी इसको कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं जीवन के सबसे कठिन काल के संघर्ष की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसमें जो किशोर होता है एडोलेसेंस, इस स्टेज में जो किशोर है उसको काफ़ी तनाव और संघर्ष झेलना होता है और इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, समाज में भी उसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कुछ लोग उसको बड़ी दृष्टि से देखते हैं तो कुछ उसको छोटा समझते हैं। साथ में वह अपने व्यापार बिजनेस फ्यूचर को लेकर के भी कई बार तनावग्रस्तता उसमें देखी जाती है। साथ ही साथ उसमें साइकोलॉजिकल बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके कारण उसमें यह स्थिति पैदा होती है। दूसरी विशेषता है व्यवसाय चुनने की अवस्था। इस स्टेज में जो होता है लेट, स्पेशली लेट एडोलेसेंस, इसमें व्यवसाय चुनने को लेकर के वह चिंतित रहता है और इसमें वह व्यवसाय चुन ही लेता है कि मुझे क्या करना है। एजुकेशन में जाएगा तो वह किस फील्ड में जाएगा। विपरीत जेंडर वाले हैं उनके प्रति इनमें एक आकर्षण पाया जाता है और इस
बात पर भी उन्हें काफ़ी तनाव रहता है। तो यह जो है बहुत ही इनमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन इसमें पाया जाता है, और इस वजह से इनमें भी तनाव और दूसरी चीज़ें रहती हैं, और यही वजह है कि इसको तनाव तूफान की अवस्था भी कहते हैं। और अब हम उन अवस्थाओं को लेंगे जो लास्ट में दो अवस्थाएं होती हैं। एजुकेशन के हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, स्कूली शिक्षा के हिसाब से, तो हम अध्ययन की दृष्टि से इनको देखेंगे। और यह अवस्था है जो कि किशोर अवस्था के बाद आती है, प्रौढ़ अवस्था, एडल्ट हुड भी कहते हैं। और यह प्रौढ़ अवस्था जो है वह प्रारंभ होती है 22 से। 22 साल में जैसे ही किशोर कदम रखता है, प्रौढ़ अवस्था स्टार्ट हो जाती है, और यह लगभग 60 वर्ष तक आगे चलती रहती है। 60 वर्ष के बाद फिर यह नेक्स्ट इसमें आ जाता है। इसमें जो बालक होता है, अब उसको बालक नहीं बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि जो प्रौढ़ होता है वह काफ़ी मैच्योर हो जाता है। इसमें तरह तरह के चेंजेस होते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि यह मूर्त चिंतन करने लगता है, समस्याओं का समाधान। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वृद्धि जो है यानी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। सिर्फ इसमें विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। सारी उसके फिजियोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो करीब करीब लगभग पूर्ण हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। इसका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन विकास की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। और जीवन की सबसे अंतिम अवस्था स्टेज होती है, और ये होती है आपकी ओल्ड स्टेज कहते हैं इसको, या वृद्धि अवस्था भी कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं। यह अवस्था जो 60 वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाती है, और ये फिर चलती है आपकी मृत्यु तक। मृत्यु के साथ ही यह अवस्था खत्म होती है। यह अवस्था एजुकेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि इस अवस्था में हमारे सेंस ऑर्गन्स, आँख, नाक, कान लगभग काफ़ी वीक हो जाते हैं। मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो इस तरीके से 60 के बाद जो अवस्था है वह हम यह कह सकते हैं कि वह रिटर्न की अवस्था है। और इस अवस्था में वह फिर से उसमें बाल्यावस्था और चाइल्डहुड नहीं, बॉयहुड जैसी कुछ कुछ बातें आने लगती हैं। तो यह रिग्रेशन भी इसको कहते हैं, रिग्रेशन की स्टेज भी कहते हैं, और इसमें उसका बैक होना शुरू हो जाता है। यह अवस्था एजुकेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जब सभी लोग इस स्टेज में पहुंचते हैं तो उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल, मेंटल, सोशोलॉजिकल और फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस स्टेज को थोड़ा सा ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति है जो इस स्टेज में है, तो हमें उसकी देख रेख जो है वो बॉयहुड जैसी दृष्टि से करना चाहिए, ताकि उसको मेंटल प्रॉब्लम, सोशोलॉजिकली और दूसरे फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम से उसको काफ़ी राहत मिल सके।